गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात। मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज है 14 जुलाई 2021 और 14 जुलाई 2021 को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनमें से टॉप 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर है, साथ ही साथ उससे बनने वाले जितने भी जीके और जीएस हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। ये सेशन 1 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है और इस कड़ी में इसके पीछे 13 वीडियो डाले जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके वो वीडियो एक बार आप जरूर देखिए। चूँकि ये सेशन BHU एकेडमी के द्वारा शुरू किया गया है तो यह किसी भी यूनिवर्सिटी के पहले होने वाले इंट्रेंस एग्जाम, जैसे देख लीजिए यहाँ पर BHU, AU अथवा CU, CET, साथ ही साथ 10+2 लेवल के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है SSC रेलवे, उस दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टॉप 10 करंट अफेयर को डिस्कस किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना किस गवर्नमेंट के द्वारा, किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है? असम, झारखंड, मध्य प्रदेश अथवा सिक्किम? तो इसका सही जवाब है असम। असम की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और वो किसको दिया जाएगा? तो जिसके पति की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है तो उनको 2.5 लाख रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा असम के सरकार के द्वारा, असम के मुख्यमंत्री के द्वारा, जिनके पति की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है। अब अगर देखा जाए तो इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास इस बात का प्रमाण होगा, जो ये साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, ये बता सकेंगे कि उनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु जो है कोरोना की वजह से हुई है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि असम के सरकार ने, असम के मुख्यमंत्री ने विधवा सहायता योजना, कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है, जिसमें 2.5 लाख रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। अब बात असम की आ गई तो असम के जितने भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस बनते हैं उसको एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। देखिए, असम की राजधानी है दिसपुर। असम के वर्तमान समय पे मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और आप लोगों को पता होगा असम के अभी हाल ही में गवर्नर बने हैं, राज्यपाल बने हैं जगदीश मुखी। असम के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धुलिया। यहाँ पर नेशनल पार्क की बात की जाए असम के, तो देखिए यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क जो है काफ़ी फेमस पार्क है। यह एक सिंह वाले गैंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, दिहंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, उरंग नेशनल पार्क, रायमोना वन्यजीव अभ्यारण्य, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी नेशनल पार्क असम में स्थित हैं। अब देखिए आगे, देखिए आप लोगों को पता होगा माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में है और ये द्वीप विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है, ये भी असम में ही है। असम के लोकसभा सीट की बात की जाए तो उसकी संख्या है 14, राज्यसभा सीट की संख्या है 7 और विधानसभा सीट की संख्या है 126। अब ये देखिए, बिहू त्यौहार काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है और ये असम में है। भारत का सबसे लंबा पुल जो है भूपेन हजारिका पुल, जिसको ढोला सदिया पुल कहा जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है और ये लोहित नदी पर, यह भी असम में है। अब असम के देखिए पड़ोसी राज्य हैं बांग्लादेश और भूटान की जो सीमा है वो असम से लगती है और साथ ही साथ 7 स्टेट हैं जो असम से अपना सीमा साझा करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है। ये सभी स्टेट असम राज्य के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, इनका बॉर्डर लगता है। तो ये असम के बारे में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? प्रश्न है कि यूरो 2020 का खिताब हाल ही में
किस देश की फुटबॉल टीम ने जीता है? ऑप्शन है इंग्लैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया अथवा ब्राजील। तो इसका सही जवाब है इटली। इटली की फुटबॉल की टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है। अब इटली की फुटबॉल टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 3-2 से हरा करके ये यूरो 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बात यूरो की जाए तो इसको देखिए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है और यह यूरोप में आयोजित होने वाला एक प्रमुख प्रतियोगिता है फुटबॉल का, और इसका आयोजन जो होता है 4 साल में एक बार किया जाता है, अर्थात 4 साल में एक बार होता है इसका आयोजन। अब बात फुटबॉल की आ गई तो देखिए फीफा आप लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, और ये फीफा जो है पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को, और इसका मुख्यालय है ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है, और वर्तमान समय पे इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में अबी अहमद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है इंग्लैंड, इथियोपिया, ऑस्ट्रेलिया अथवा ब्राजील। तो इसका सही जवाब है इथियोपिया। अब ये देखिए इमेज में ये हैं अबी अहमद, ये हाल ही में इथियोपिया के प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। बात इथियोपिया की जाए तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है आदिस अबाबा। इथियोपिया की करेंसी है बिर्रा, और इथियोपिया के अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अबी अहमद। देख सकते हैं यहाँ पर ये हैं अबी अहमद, ये इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखिए यहाँ पर हाल ही में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो एक बार उसका रिवीजन कर लीजिए। देखिए स्वीडन के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं स्टीफन लोफवेन, ये स्वीडन के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला है हैती, हैती के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी, उनका नाम है एरियल हेनरी जो है हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नफताली बेनेट जो है ये हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। किम बू क्यूम जो है ये दक्षिण कोरिया के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। ऐमन बेनाब्द रहमान जो है ये हाल ही में अल्जीरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे विंबलडन जूनियर पुरुष खिताब से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न है कि विंबलडन का जूनियर पुरुष का खिताब किसको दिया गया है? ऑप्शन है समीर बनर्जी, विक्टर लिलो, कीर्ति मेनन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है समीर बनर्जी। समीर बनर्जी को हाल ही में विंबलडन जूनियर पुरुष खिताब से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय अमेरिकी समीर बनर्जी ने नंबर 1 कोर्ट में विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब अपने नाम किया है। ऑल इंग्लैंड क्लब में इन्होंने विक्टर लिलो को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। अब देखिए इसके पिछले वीडियो में ये बताया गया था कि विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था और विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने, और विंबलडन महिला एकल का खिताब जीती थी एशले बाल्टी ने, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। लेकिन यहाँ पर है कि विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं समीर बनर्जी ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5वां नंबर प्रश्न है, आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है मिताली राज, सोफी एक्लेस्टोन, टैमी ब्यूमोंट अथवा दीपिका कुमारी। तो इसका सही जवाब है सोफी एक्लेस्टोन। सोफी एक्लेस्टोन जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सोफी एक्लेस्टोन। इनको हाल ही में आईसीसी का महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। ये इंग्लैंड की बाएं हाथ की स्पिनर है सोफी एक्लेस्टोन, और इनको जून के महीना के लिए, जून मंथ के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है। इन्होंने टैमी बीमोंट के बाद खिताब जीतने वाले दूसरी अंग्रेजी महिला है। ये जो टैमी बीमोंट है ये फरवरी 2021 में इस खिताब से इनको नवाजा गया था, और इसके बाद अब इंग्लैंड के बाएं हाथ की स्पिनर है सोफी एक्लेस्टोन, इनको जून महीना के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है। अब देखिए बात की जाए अगर पुरुष वर्ग में, कि पुरुष वर्ग में किसको मंथ का खिताब दिया गया है? आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ और आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है?
तो ये हैं न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज हैं डेवोन कानवे। इनको जून के लिए पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में पुरस्कार दिया गया है, चुना गया है। और ये पुरस्कार जीतने वाले ये जो हैं डेवोन कानवे, ये न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन किया जाएगा या आयोजन होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन इस स्टेट में किया जाएगा। तो ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, असम अथवा गुजरात। तो इसका सही जवाब है हरियाणा में। ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो है अब हरियाणा राज्य में होगा। हरियाणा राज्य की सरकार जो है इसको फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन करेगी। ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो है दरअसल 2021 में ही होना था। पहले स्पोर्ट्स शो 2021 में ही होना था। कब होना था? 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक इस खेल का आयोजन होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से और अभी ऐसा है कि इसकी तीसरी लहर भी आने वाली है, इसी कारण से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। अब ये होगा जो 2022 में जाकर फरवरी के मंथ में हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2021 का आयोजन जो है अंडर 18 वर्ग में होता है। और आप लोगों को पता होगा कि इस बार जो 2021 में, जो कि अब 2022 में होगा, इसका चौथा संस्करण होने वाला है। इस बार इस प्रतियोगिता में लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं, जिसमें अगर देखें तो 5,072 एथलीट होंगे, जिनमें 2,400 महिलाएं और 2,672 पुरुष शामिल हैं। अब बात हरियाणा की आ गई, तो हरियाणा से इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट जीके बनते हैं उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के अभी हाल ही में गवर्नर बने हैं, राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। देखिए हरियाणा के राज्यसभा सीट की संख्या है 5, लोकसभा सीट की संख्या है 10 और विधानसभा सीट की संख्या है 90। अब देखिए कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर नेशनल पार्क, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सभी अभ्यारण्य जो है, नेशनल पार्क जो है हरियाणा में स्थित है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब झील की बात की जाए तो दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, भीमकुंड झील, बसई झील, मयूर झील, सूरज कुंड झील, कोटला झील, ये सभी इंपॉर्टेंट झील हैं जो हरियाणा राज्य में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने सिंगापुर में सिलंबम प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार जीता है। सिंगापुर में हुआ है सिलंबम प्रतियोगिता, इसमें शीर्ष पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है। ऑप्शन है गणेशन, संधीरा काशन, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, सुष्मिता लेंका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है गणेशन संधीरा काशन। गणेशन संधीरा काशन को सिंगापुर के सिलंबम प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए हाल ही में सिंगापुर की गवर्नमेंट जो है उसने प्रवासियों के लिए सिलंबम प्रतियोगिता शुरू की थी, जिसमें गणेशन संधीरा काशन को इस सिलंबम प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार से, टॉप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए सिलंबम का अर्थ क्या होता है, तो ये एक प्राचीन हथियार पर आधारित मार्शल आर्ट की कला है और इसी कला में गणेशन संधीरा काशन को शीर्ष प्रतियोगिता से सम्मानित किया गया है। ये सिलंबम जो है बेसिकली एक आर्ट है जिसमें प्राचीन हथियार पर आधारित एक मार्शल आर्ट है और इसकी उत्पत्ति जो हुई तमिलनाडु से हुई थी। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बताएंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए गतका मार्शल आर्ट जो है ये पंजाब से संबंधित है। कलारी पहिया मार्शल आर्ट जो है ये केरल से संबंधित है। थांग ताबे मार्शल आर्ट जो है यह मणिपुर से संबंधित है। मलखम्ब मार्शल आर्ट जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 2022 में फरवरी में जो होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम, उसमें ये जितने भी मार्शल आर्ट हैं इसके एथलीट जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट हैं इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, भारत के पहले निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है नागपुर, कानपुर, पुणे अथवा गांधीनगर। तो इसका सही जवाब है नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस अर्थात लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र जो है आयुर्वेदिक दवा के निर्माता है वैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह, यह इंस्टीट्यूशन है। इन्हीं के सहयोग से महाराष्ट्र के नागपुर में ये तरलीकृत प्राकृतिक गैस अर्थात एलएनजी की स्थापना की गई है। नागपुर जबलपुर राजमार्ग के पास में कैंपटी रोड पर इसको स्थापित किया जा रहा है। नागपुर में यह एलएनजी फिलिंग स्टेशन जो है बेसिकली व्यावसायिक आधार पर संचालित होने वाला है और यह पहला ऐसा संयंत्र होगा। एलएनजी एक स्वस्थ, प्रदूषण मुक्त और लागत प्रभावी तरल ईंधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 9 नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहले जूडर कौन बने हैं? ऑप्शन है पवन सिंह, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ अथवा पुलेला गोपीचंद। तो इसका सही जवाब है पवन सिंह। पवन सिंह को टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, इसी में भारत के पहले जूरर के रूप में अर्थात जज के रूप में नियुक्त किया गया है, चुना गया है। देखिए पवन सिंह जो है ये ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात NRAI के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और इनको सेलेक्ट किया गया है फर्स्ट एवर इंडियन जूरर फॉर द अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक गेम्स। होने वाला है टोक्यो ओलंपिक गेम्स, इन्हीं में इनको जज के रूप में जूरर के रूप में चुना गया है। पवन सिंह इज अ रेजिडेंस ऑफ पुणे, ये पुणे के निवासी हैं एंड इज अ फाउंडर डायरेक्टर ऑफ गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी इन बालेवाड़ी। जो ये गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है इसके ये फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं पवन सिंह और ये पुणे के निवासी हैं। इनको होने वाले टोक्यो ओलंपिक गेम के लिए जूरर के रूप में, जज के रूप में चुना गया है। इसमें बात की जाए टोक्यो ओलंपिक गेम के जूरर की तो इसमें टोटल ऑफ 26 जूरी मेंबर्स विल ऑफिशिएट एट द ओलंपिक्स ऑफ विच 6 विल बी फ्रॉम जापान एंड रेस्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज। अर्थात इसमें 26 जो हैं जूरी चुने जाने वाले हैं, 26 मेंबर होंगे इस जज में, जिसमें से 6 मेंबर जो हैं जापान से चुने गए हैं और साथ ही साथ सभी कंट्रीज से मिला करके, दूसरे कंट्रीज से मिला करके चुने गए हैं, जिसमें से भारत में पवन सिंह को चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 10वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने संवेदन 2021, देखिए संवेदन 2021 पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन है IIT मद्रास, सोनी इंडिया, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त दोनों। ये IIT मद्रास और सोनी इंडिया ने मिलकर संवेदन 2021 इनिशिएटिव पहल की शुरुआत की है। देखिए IIT मद्रास जो है इसका एक भाग है प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, इसने और सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर लिमिटेड ने मिलकर संवेदन 2021 भारत के लिए सेंसिंग सॉल्यूशन, संवेदन 2021 सेंसिंग सॉल्यूशन फॉर भारत राष्ट्रीय स्तर के पहल की इसने शुरुआत की है। IIT मद्रास के प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन और सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर लिमिटेड ने मिल करके। इस फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नागरिकों को IoT अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जागरूक करना, बताना और सेंसर बोर्ड का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना, ताकि सामाजिक हित के लिए भारत विशिष्ट समस्याओं को हल किया जा सके। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग पर बेस्ड ये फाउंडेशन है, जिसके तहत भारत विशिष्ट की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल किया जा सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिछले अभ्यास प्रश्न का यहाँ पर विश्लेषण देख लीजिए। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हेल्थ ATM जो है ये किस गवर्नमेंट की, किस राज्य की पहल है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हेल्थ ATM को स्थापित किया है, सभी जिलों में हेल्थ ATM स्थापित करने के लिए योजना बनाई है। इस हेल्थ ATM का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि इस हेल्थ ATM के माध्यम से जो नागरिक हैं अपने शरीर के अंदर जितने भी बीमारी के लक्षण होंगे, यथा सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि,
उस बीमारियों को ये हेल्थ एटीएम के माध्यम से जांच सकेंगे और समय पर डॉक्टर की सहायता ले सकेंगे। अब आज के अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। आज का अभ्यास प्रश्न है, मॉडल टेनेंसी एक्ट किस राज्य ने पेश करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल अथवा इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। और ये मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में आप लोग जितना जानते हैं उतना आप लोगों को कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। इसके पीछे 13 वीडियो डाले जा चुके हैं। आशा करता हूँ वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों के पास, अधिक से अधिक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 15 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के साथ। तो चलिए सेशन को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।